Hi everyone, I am Rahul Kumar. Now, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज UNHCR के द्वारा एक रिपोर्ट हाईलाइट किया गया है जिसमें बताया गया है कि ईयर 2022 में सोशल और क्लाइमेटिक क्राइसिस के चलते लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है और 2022 में लोगों की संख्या एकदम पीक पर पहुंच गया है। बताया जाता है 2021 के कंपेयर में 21% इंक्रीज देखने को मिला है जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है पूरे ग्लोबल ट्रेंड में। अगर नंबर की बात करें तो 108.4 मिलियन इंडिविजुअल वर फोर्सिबली डिस्प्लेड इंक्लूडिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें चिल्ड्रन की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्या क्या UNHCR का हाईलाइट्स है रिपोर्ट के बारे में। ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका मेन कॉजेज क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या इम्पैक्ट होते हैं और किस तरह के पॉसिबल सॉल्यूशन होना चाहिए टू एड्रेस फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेजर हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। ये UNHCR के रिपोर्ट में कहा क्या गया है। अकॉर्डिंग टू UNHCR स्टैटिक्स का बात करें तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट में लोगों का संख्या बढ़ा है ड्यू टू प्रोसिक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, ह्यूमन राइट वायलेशन एंड इवेंट सीरियसली डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर रीच्ड अ रिकॉर्ड 108.4 मिलियन बाय द एंड ऑफ 2022। और इसमें भी जो 30% जो डिस्प्लेस हो रहे हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट वो चिल्ड्रन हैं और ये 2021 के कंपेरिजन में 19 मिलियन पीपल्स ज़्यादा फोर्स डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है। तो ग्लोबल ट्रेंड में देखा जाए तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट आई एम श्योर आप लोग को पता ही होगा, अगर कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़कर कोई और कंट्री या और जगह डिस्प्लेस हो जाता है तो उसी को फोर्स डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर वो अपने मर्जी के बिना वो कहीं और डिस्प्लेस हो जाता है तो उसी को फोर्स डिस्प्लेसमेंट बनता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर पूरा दुनिया में ग्लोबली बात किया जाए तो 108.4 मिलियन पीपल्स वैसे हैं जो ज़बरदस्ती फोर्सिबली डिस्प्लेस किए गए हैं, जिसमें कि 35.3 मिलियन वो रिफ्यूजीज़ हैं। रिफ्यूजीज़ कहने का मतलब अगर कोई अपना देश छोड़कर किसी और देश में शरण ले लेता है तो उसी को रिफ्यूजीज़ कहते हैं, शरणार्थी हिंदी में। ऐसे पीपल जो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके कोई सेफ्टली जगह में पहुंच जाते हैं, कॉल्ड रिफ्यूजीज़। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है वो इंटरनल भी हो सकता है विद इन कंट्री और एक्सटर्नल भी हो सकता है आउटसाइड द कंट्री। मतलब एक देश से दूसरे देश में अगर जा रहे हैं तो एक्सटर्नल, और एक ही देश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर माइग्रेट कोई कर रहा है ज़बरदस्ती तो उसको फोर्स डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ड्राइवर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट होने का मेन कारण क्या है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से देखा गया है जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है ये सबसे मेन ड्राइवर है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का। आप लोग को पता ही होगा यूक्रेन वार में यूक्रेन के बहुत सारे नागरिक और यूक्रेन में जो अदर कंट्रीज़ के लोग रहते थे वो सब को यूक्रेन छोड़कर जाना पड़ा, जिससे कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिला। 2022 के अंत तक जो यूक्रेन में टोटल 11.6 मिलियन पीपल को डिस्प्लेस किया गया, जिसमें कि 5.4 मिलियन जो पीपल है वो विद इन कंट्री ही डिस्प्लेस हुए और 5.7 मिलियन पीपल दूसरे कंट्री में जाकर बस गए। तो ये था यूक्रेन का बात। चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अदर ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट और न्यू कॉन्फ्लिक्ट अभी भी पूरे देश में देखने को मिलता है, पूरे दुनिया में देखने को मिलता है। जैसे कि कंट्रीज़ का बात करें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूथोपिया, म्यांमार, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम बना हुआ है। बताया जाता है मोर देन 1 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड विद इन द ईच कंट्री। ये जितने सारे देश हैं इन सभी में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस किए गए हैं। और अक्रॉस द वर्ल्ड देखें तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो 2023 मई का बात करें तो 110 मिलियन पीपल्स अभी तक डिस्प्लेस हो चुके हैं। जैसे कि रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा जो सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके कारण से और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है ड्यू टू पॉलिटिकल क्राइसिस। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के अलावा क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर भी ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ट्रिगर कर रहा है और डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस के वल्नरेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। क्लाइमेट डिजास्टर के चलते 32.6 मिलियन पीपल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है थ्रू 2022 में, और 8.7 मिलियन पीपल अपने घर वापस रिटर्न नहीं जा सकते हैं ड्यू टू क्लाइमेट डिजास्टर। वही डिजास्टर रिलेटेड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो 54% इसमें न्यू डिस्प्लेसमेंट देखा गया है इन 2022 में। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। डिस्प्लेसमेंट बर्डन ऑन पुअर कंट्रीज।
सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट का बर्डन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में देखा गया। बताया जाता है जो 90% ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन होते हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज से ही बिलोंग करते हैं, और ये कंट्री 26% ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजीज को भी होस्ट करते हैं। कहने का मतलब लो और मिडिल इनकम कंट्री से 26% ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजीज आते हैं। वहीं अगर लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का बात करें जैसे कि बांग्लादेश, चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूथोपिया, रवांडा, साउथ सुडान, युगांडा, तंजानिया, यमन, इस तरह के कंट्रीज़ को लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। तो यहाँ से रिफ्यूजीज़ के जो पॉपुलेशन होते हैं वो 20% जो रिफ्यूजीज़ होते हैं वो इन्हीं कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब चलिए समझते हैं स्टेटलेसनेस, जिसका अपना कोई कंट्री नहीं होता है। स्टेटलेसनेस के कारण बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है रिफ्यूजीज़ को, जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज़ का बात करें, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो रिफ्यूजीज़ को नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के सिचुएशन को स्टेटलेसनेस कहा जाता है। एक एस्टिमेट के अनुसार से पूरे वर्ल्ड वाइड में 4.4 मिलियन पीपल्स हैं जो स्टेटलेस, और 2021 के कंपेयर में 2% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। आई होप यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट के किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला है इम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज़ में को क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहला है इकोनॉमिक हार्डशिप्स। बहुत सारे रिफ्यूजीज़ अपने लाइवलीहुड्स, जो जीवन यापन का साधन होता है, उसको खो देते हैं। जो उन लोग का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और वो अक्सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, फाइनेंशियल रिसोर्स जैसे बैरियर का सामना करना पड़ता है। और इकोनॉमिक हार्डशिप से पॉवर्टी, लिमिटेड एक्सेस ऑफ एसेंशियल्स गुड्स एंड सर्विसेज सही से नहीं प्रोवाइड हो पाता है, और उन लोग और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। सेकेंड इम्पैक्ट है एजुकेशन डिसरप्शन फॉर रिफ्यूजी चिल्ड्रन एंड यूथ। जो एजुकेशन इन लोग को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो दूसरा स्टेट में जो जहाँ बसते हैं वो डिनाई कर देता है। और लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में बाधा बनता है, और इन लोग साइकिल ऑफ पॉवर्टी और डिपेंडेंसी में ही फंस कर रह जाते हैं। मीन्स यहाँ पे एक विशियस साइकिल देखने को मिलेगा। आई होप विशियस साइकिल आप लोग को पता ही होगा। गरीबी लोग और गरीब में ही फंस जाते हैं, पॉवर्टी से निकल नहीं पाते हैं, तो इसको विशियस साइकिल कहा जाता है। चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट का रीज़न का बात करते हैं, ट्रामा एंड इमोशनल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। रिफ्यूजीज अक्सर बहुत सारा ट्रामा को फेस करते हैं, इंक्लूडिंग वायलेंस जैसे हो गया, किसी अपनों को खो देना, उन लोगों के होम और कम्युनिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना। तो इस तरह के इमोशनल और ट्रामा को फेस करते हैं। फोर्थ है फिजिकल हेल्थ चैलेंज। डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजीज होते हैं बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस करते हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर का ना मिल पाना, मल न्यूट्रिशन जैसे समस्या, एक्सपोजर टू अनसैनिटरी कंडीशन। आप लोगों ने देखा होगा उन लोग झुग्गी झोपड़ी में रहना चालू कर देते हैं। तो सही से सैनिटेशन और हेल्थ केयर ना मिल पाने के कारण बहुत सारे डिजीज़ उन लोग में देखने को मिलता है, जो कि फर्दर उन लोग को वेलबींग के ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा कर देता है। जो नेक्स्ट चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है उसको सोशल और कल्चरल चैलेंजेस। जो रिफ्यूजीज होते हैं, पता ही होगा हर एक देश का अपना एक कल्चर होता है, हर एक ज्योग्राफी का अपना एक कल्चर होता है। अगर कोई ये ए पर्सन बी प्लेस में जाता है, ए प्लेस से बी प्लेस में, तो यहाँ के कल्चर, यहाँ का सोसाइटी का जो तरीका होगा, जो प्रैक्टिस करने का, वो डिफरेंट होगा यहाँ के सोसाइटी से। अगर उनके लैंग्वेज का बात करें, उनके कल्चर प्रैक्टिस करने का बात करें, तो वो डिफरेंट होगा। तो घुलने मिलने में ये रिफ्यूजीज़ को बहुत परेशानी होता है, जिसके कारण इन लोग को डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है। और सोशल इंक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार और मार्जिनलाइजेशन के कारण जो इन लोग का आइसोलेशन का फीलिंग होता है, जो कि इन लोग के लाइफ के सामने क्वेश्चन खड़ा कर देता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब इम्पैक्ट ऑन होस्ट कम्युनिटीज़। जो रिफ्यूजीज़ जहाँ पे जिस कम्युनिटीज़ में जाके रहते हैं वहाँ पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो पहला है स्ट्रेन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। पता ही होगा आप लोग को, जो रिसोर्सेज होता है और सर्विसेज होता है वो एक प्लेस में लिमिटेड ही होता है, और अचानक से उस प्लेस में रिफ्यूजीज़ का बढ़ जाना, जो वहाँ पे रह रहे हैं कम्युनिटीज़, उन लोग के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जैसे कि बात करें हाउसिंग का, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का, स्कूल्स का, प्राइवेट सर्विसेज का, तो ये तो लिमिटेड एक्सेस में है, तो ये सब चीज़ वो रिफ्यूजीज़ को भी चाहिए। तो एक स्ट्रेन देखने को मिलता है वहाँ के सर्विसेज और रिसोर्सेज में। और रिफ्यूजीज़ आ रहने के कारण जो डिमांड है वहाँ का, उस रीजन का, वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरबर्डन हो जाता है, एंड दिस लीडिंग टू शॉर्टेजेस एंड रिड्यूस एक्सेस फॉर बोथ रिफ्यूजीज एंड होस्ट कम्युनिटीज। सेकेंड है आपका सोशल कोहिशन एंड कल्चरल डायनेमिक्स। रिफ्यूजीज़ के आने से सोशल टेंशन और कल्चरल डायनेमिक्स में
टकराव देखने को मिलता है, क्योंकि उन लोग का भाषा अलग अलग रहता है, उन लोग का रिलीजन अलग रहता है, उन लोग को कस्टम्स जो रीति रिवाज होता है वो अलग अलग होता है, जो कि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्लिक्ट इससे जनरेट होता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज कंपटीशन फॉर जॉब्स के लिए कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि होस्ट कम्युनिटीज़ को भी जॉब चाहिए और वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उन लोग को चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण जो जॉब्स पाने का कंपटीशन है और ज़्यादा बढ़ जाता है। और रिफ्यूजीज़ के बढ़ने के कारण जो जॉब है वो कम हो जाता है, जो वेजेस है लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे अगर लोग होंगे तो ऑब्वियस सा बात है वेजेस कम होगा ही, एंड दैट्स लीडिंग टू टेंशन एंड रिसेंटमेंट। तो क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होना चाहिए ई फोर्स रेवल्स जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है इसको रोकने के लिए, एड्रेस करने के लिए किस तरह का स्टेप लेना चाहिए। तो पहला है आपका प्रोवाइडिंग इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एड, जैसे कि फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, ताकि फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट जैसे समस्याओं को एड्रेस करने में हेल्प मिल सके। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है अगर ये सब रिसोर्सेज किसी पर्सन को वही जगह पे मिलेगा तो कोई दूसरे जगह क्यों जाना चाहेगा। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट लगातार मिलते रहे, इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस को मिल करके वर्क करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड हो सके डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए। सेकेंड है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं किसी कंट्री में उसके रूट कॉज को जानना और उसको सॉल्व करना, ताकि वहाँ पे पीस मेंटेन हो सके और जो पीपल्स जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उसको रोका जा सके। और ये बहुत सारे माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, डिप्लोमेटिक वे में बात करके किया जा सकता है, मीडिएशन, मध्यस्थता करके, पीस बिल्डिंग जैसे इनिशिएटिव लेकर के भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसे चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है, विच हेल्प्स टू प्रिवेंट फर्दर डिस्प्लेसमेंट एंड रिजॉल्विंग अंडरलाइंग इशूज़। नेक्स्ट कदम जो उठाया जा सकता है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अपहोल्डिंग और प्रोटेक्टिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स एसेंशियल हो जाता है डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए। तो गवर्नमेंट को कुछ लॉज को इनेक्ट करना होगा ताकि जो डिस्प्लेस्ड पीपल के पास जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो सकता है होता है उसको कर्व किया जा सके और उनके सेफ्टी, डिग्निटी और बेसिक सर्विसेज जैसे चीज़ों को प्रोवाइड करवाया जा सके। फोर्थ है आपका एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़। होस्ट कम्युनिटीज़ के कैपेसिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना ताकि उन लोग सपोर्ट प्रोवाइड करवाया कर सके, जो डिस्प्लेस पॉपुलेशन वहाँ पे बस चुके हैं उन लोग को सपोर्ट करवाया जा सके, विच कैन हेल्प्स टू मिटिगेट टेंशन एंड प्रमोट सोशल कोहिजन। और ये तभी किया जा सकता है जब हम लोग प्रॉपर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ के हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उन लोग को इंश्योर हो सके और होस्ट कम्युनिटी के साथ साथ जो माइग्रेटेड कम्युनिटीज़ है उन लोग को भी मिल सके। फिफ्थ है आपका रीजनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन। रीजनल इंटरनेशनल कॉरपोरेशन मल्टीपल कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होना चाहिए ताकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट जैसे चीज़ों को कर्व किया जा सके। गवर्नमेंट, रीजनल बॉडीज़, ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज का कोलेबोरेशन और भी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज़ एड्रेसिंग इन डिस्प्लेसमेंट चैलेंजेस। और एक लेजिस्लेशन लाके, कानून लाके फार्मिंग जैसे चीज़ों को भी प्रैक्टिस करने के लिए रिफ्यूजीज़ को देना चाहिए ताकि उन लोग प्रोड्यूस कर सके क्रॉप्स को, और वॉलेंट्री रिटर्न रीसेटलमेंट और लोकल इंटीग्रेशन में भी हेल्प करना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ UNHCR के बारे में। यह एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है रिफ्यूजीज़ के लाइफ सेविंग्स को लेकर, प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर पीपल फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोसिक्यूशन। इसको 1950 में UN जनरल असेंबली के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में मिलियंस ऑफ पीपल जो डिस्प्लेस हो गए थे उनके हेल्प प्रोवाइड करवाया गया था। करेंटली UNHCR UN जनरल असेंबली और UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा गवर्न किया जाता है। ये एक एक्ट्स के द्वारा गार्ड किया जाता है। 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल के हिसाब से यह रेगुलेट होता है। इसको ज़रूर से याद रखिएगा, ये UPSC प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया है। इंडिया इसका सिग्नेटरी मेंबर नहीं है UNHCR, मतलब कि इंडिया बाइंड नहीं है कि अपने रिफ्यूजीज़ को अपने यहाँ रख सके, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।